हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। कैसे हो भाई आप लोग? सभी बढ़िया से हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर ये प्यारा सा सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। बच्चों आप सभी को पता है कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई। तो आज एक तो आपने टाइटल देख लिया भाई, कोलराउस का लॉ, उसे डिस्कस कर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें, 2 लेक्चर्स आई थिंक आपके इसके हो चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको फैराडे के विद्युत अपघटन नियम, आपका विद्युत अपघट्य, ये सारी चीजें पढ़ाई थी और उम्मीद करता हूं आप सभी को वो तैयार हो गया होगा। आज सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे भाई, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था। तो सभी बच्चे यही हेडिंग डाल लो पहले, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण, थोड़ा भाई ये बड़ा है चैप्टर, ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शंस, ठीक है, क्या होती है हमारे बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो आज हम इसी टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो सभी बच्चे ये छोटा सा प्यारा सा हेडिंग डाल लीजिए, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। अगर लास्ट तक आप देखोगे तो सारी चीजें इतना मुझे पता है कि आपके दिमाग में फीड में करा दूंगा भाई, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या डिस्कस करेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया क्या होती है? मेरे को एक बार जल्दी से बता दो, अगर आप सभी को पता है तो। जितने भी बच्चे लाइव हैं मेरे को जल्दी से बताओ बेटा, आप लोगों ने ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बारे में पहले पढ़ा है या नहीं? जल्दी से कमेंट करो जितने भी लाइव हो, जल्दी से बताओ भाई। पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, बस ये बता दो मेरे को जल्दी से। पहली नाम सुना है या नहीं भाई, कि पहली बार ही सुन रहे हो? जल्दी से बताओ, पहले सुन चुके हो इसका नाम या फिर पहली बार मेरे मुंह से सुन रहे हो भाई? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जल्दी से कमेंट करिए भाई। हम तो बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे, अब जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, इतना भरोसा रखो भाई। ओके चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पढ़ रखा है, कुछ कह रहे हैं नहीं पढ़ रखा। तो वो होता क्या बेटा, हमारे पदार्थ होते हैं। अब ये परमाणु भी हो सकते हैं, परमाणुओं कोमा अणुओं, या आयनों द्वारा, या आयनों, ठीक है। अभी मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हमारे नहीं जानते हैं, ठीक है ना। द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की, अधिक, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन अगर वो त्याग रहा है, त्यागने का मतलब जानते हो भाई, पता है नहीं पता? इलेक्ट्रॉन त्यागने का प्रक्रम ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन बोला जाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं भाई, कि परमाणुओं, अणुओं या आयनों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम, तो वो क्या कहलाएगा भाई? अपचयन कहलाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। देखो बेटा, परमाणु क्या होता है, अगर मैंने यहां पर एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर मैंने यहां पर Na लिख दिया तो ये हमारा एक एटम है, एक परमाणु है। इसको क्या बोलेंगे आप लोग? परमाणु बोलेंगे। अब ये क्या करता है, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है? मुक्त कर रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये परमाणु मुक्त करेगा उस पर उतने इलेक्ट्रॉनों के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन मुक्त किया, तो ये अब क्या बन गया? तो आप कहोगे सर ये आयन बन गया। और ये क्या था? हमारा सोडियम परमाणु था। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि परमाणु क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं, तो आप वहां पर उसको डिफाइन कर सकते हो। तो कोई आपका परमाणु हो सकता है, कोई अणु हो सकता है। अणु का मतलब क्या होता है भाई? CuSO4। क्या है? एक अणु है ये। अणु आप सभी को पता होगा बेटा, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो परमाणुओं या फिर अणुओं या फिर आयनों द्वारा
एक या फिर एक से ज्यादा हो सकता है, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रम होता है, उसको ऑक्सीडेशन बच्चा पार्टी कहा जाता है। आप ये नहीं कि यहां पर मैं एक सिंगल एग्जांपल दिखा रहा हूं भाई, आप और दिखा सकते हो। Ca है, Ca प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन, मान के चलिए He प्लस है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन और मुक्त कर दिया तो He प्लस प्लस हो गया और एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो परमाणु, अणु या आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो प्रक्रम है बेटा, उसको ऑक्सीडेशन यहाँ पर कहा जाता है, उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। ये परमाणु था, अपने इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया। यहाँ पर ये भी क्या है, एक परमाणु है, अब ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है। अगर इसका बेसिक लॉजिक आप लोग जानते हो, अगर आपने थोड़ी बहुत अगर 11th में केमिस्ट्री पढ़ी है तो बेटा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 281। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, अपनी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त कर देते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉनों को ये मुक्त करते हैं उतने इलेक्ट्रॉनों के बराबर इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सेम होता है भाई एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम क्या करता है, अपनी बाहरी कक्षा से 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है तो उस पर 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये सभी के सभी क्या भाई, ऑक्सीडेशन है, इनको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है, इनको ऑक्सीकरण कहा जाता है। यहां पर ये सभी के सभी मैं क्या दिखा रहा हूं, ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो सकता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो सकते हैं, या फिर एक से ज्यादा हो सकते हैं। मैंने यही लिखा है बेटा कि एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो प्रक्रम है उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। ये किसी परमाणु के द्वारा हो सकता है, ये किसी अणु के द्वारा हो सकता है, या फिर ये किसी आयन के द्वारा हो सकता है। तो मैंने परमाणु और आयन के द्वारा आप सभी को दिखा दिया। आप कोई भी वहां से ले सकते हो भाई, CuSO4 Cu++ और SO4- में टूट जाएगा। अब जो Cu++ हमने ले रखा है वो भी एक आयन है, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर कर Cu और 2 इलेक्ट्रॉन बना लेता है। तो धीरे धीरे करके आपको समझना है। तो ये होता है बेटा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। अब इसका अगर मैं उल्टा करूंगा, अगर मैं इसका उल्टा करूंगा, अपचयन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको। अब रिडक्शन क्या होता है, तो जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, अभी आपने जो पढ़ा बेटा उसका उल्टा कर दो। क्या लिखोगे, पदार्थों, परमाणुओं कौमा अणुओं या आयनों, पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम। यहां पर क्या किया जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा। वहां पर त्याग हो रहा था, यहां पर ग्रहण होगा, ठीक है। ग्रहण करने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रम होता है, वो क्या कहलाता है बच्चा, वो अपचयन कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं बच्चा बाडी, उसको अपचयन कहा जाता है। अब एग्जाम्पल के फॉर्म में आप यहां पर दिखा सकते हो। मान के चलिए हमारे पास Cl- है भाई। अब ये क्या करेगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। मान के चलिए Cl- मैंने यहां पर दिखाया। अब ये क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। या फिर आप कोई भी दूसरा, इसकी जगह पर आप क्या करोगे, सॉरी Cl ले लीजिए। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा। ये मैंने क्या दिखाया, परमाणु है, और ये क्या है हमारे पास, आयन है या नहीं है, क्योंकि परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और यहां पर बेटा आयन बन जाएगा। अब हो सकता है कि हमने यहां पर ले लिया Cu++, अब यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव को खत्म कर देंगे, तो यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, Cu। अब मैं आपसे बोलूंगा कि यहां पर Cu बेटा क्या है, तो आप कहोगे यहां पर Cu हमारा सा सॉलिड है, अब ये ठोस है, ठीक है, दिख रहा है। और Cu++ की बात करोगे तो भाई एक्वस है, जलीय है, ये जल में आयन होंगे, तो ये क्या है, हमारा आयन है। और आप इसे लिखना चाहते हो तो ये हमारा एक एटम बन गया है, परमाणु बन गया, क्योंकि इस पर कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज नहीं है। और मैंने ऊपर यही बोला था कि किसी परमाणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रम है, उसी को बेटा रिडक्शन या फिर अपचयन कहा जाता है। तो
तो ये हमारी अपचयन हो गया। इसमें भी हम लोग क्या दिखा रहे हैं, अपचयन दिखा रहे हैं। उधर आप लोगों ने क्या देखा था कि वहां पर इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जा रहा था, वहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, उसको हमने नाम दिया ऑक्सीडेशन का। बट यहां पर इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जा रहा है, ग्रहण, वहां पर त्यागा जा रहा था। बस थोड़ा सा अंतर है दोनों में, आप आसानी से इनको समझ सकते हो। ठीक है, चलिए भाई देख लीजिए, यहां तक मेरे को नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई परेशानी, दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? ये एक और पॉइंट डाल लीजिए। अब ये कॉम्बिनेट रिएक्शन हम क्या बोलेंगे, अभी मैंने लिखा था ना ऊपर ऑक्सीड अपचयन अभिक्रियाएं, अब ये कैसे शो करते हैं थोड़ा सा आप देख लीजिए। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, या इनको रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, या रिडॉक्स अभिक्रियाएं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस। आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना थोड़ा सा, मैं लिख दे रहा हूं भाई, नहीं बोलोगे सर आपने बोल दिया, लिखा नहीं, हमसे लिखा नहीं गया, तो बेटा लिख लो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, इनको बस अच्छे से समझ लो, ये यूजेबल है इसलिए मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। अब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं भी ऐसी होती है जिनमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, या फिर आप कह सकते हो कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं उनको कहा जाता है भाई रिडॉक्स अभिक्रियाएं। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होता है, थोड़ा सा हमको बता दीजिए। पहले आप यहां पर डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, क्या कहा जाता है बेटा उनको, रिडॉक्स अभिक्रियाएं या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहा जाता है। रिडॉक्स अभिक्रियाएं या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहा जाता है। देखो रिडॉक्स, अगर आप इसका नाम देखोगे ना तो उसी से आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हो कि भाई ये कहना क्या चाहता है। इंग्लिश में अगर मैं लिखूं रिड ऑक्स, यही तो लिखूंगा, तो रिड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, अगर मैं इसका पूरा नाम लिखूं, और ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों एक साथ होते हैं भाई, इनको क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, या फिर बेटा इनको रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है। अब आप कहोगे सर कैसे, एग्जाम्पल समझ लीजिए भाई, Cu++ plus Zn is given you Zn++ प्लस Cu। मान के चलिए हमारे पास भाई ये कोई रिएक्शन है, दिख रहा है सभी को, बताइए दिख रहा है सभी को या नहीं दिख रहा। अगर मैं इस रिएक्शन में आपसे पूछूं कि भाई अगर मेरे को Cu+ से यहां से ये बनेगा, Cu+ से, और Zn से हमारा ये बनेगा, जल्दी से बताओ होगा ऐसा या नहीं होगा। Cu++ से आपको Cu बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, कोई बच्चा कमेंट करके बता सकता है कि Cu++ से अगर मैं Cu बनाना चाहता हूं तो आप क्या करोगे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे या नहीं करोगे, जल्दी से बताओ। ये Cu++ है बेटा, अब ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और आपका यहां पर Cu बन जाएगा, यस और नो, जल्दी से बताओ यस और नो, सही बोला या नहीं बोला मैंने। अगर मैं सिमिलर चीज यहां पर क्या कर रहा हूं भाई, इलेक्ट्रॉन इस वाले में जोड़ रहा हूं, तो मैं यहां पर Zn से Zn++ बनाना चाहता हूं, तो या तो मैं आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन जोड़ूं या फिर मैं यहां पर लिख दूं -2 इलेक्ट्रॉन। -2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है बेटा कि इलेक्ट्रॉन यहां से घटाए जा रहे हैं
और जितने इलेक्ट्रॉन घटेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या फिर इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन हमने इधर साइड जोड़े हैं, जब इधर जोड़ रहे हो तो आप इधर घटाओगे या नहीं घटाओगे। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि जब किसी क्रिया में कोई पदार्थ, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसको क्या बोला जाता है, जल्दी से बताओ, उसको क्या बोला जाता है? उसको ऑक्सीकरण बोला जाता है या नहीं भाई, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ भाई, यस और नो। आप लोगों ने जो सीखा, ये Cu++ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो बेटा ये क्या हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है। और यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, Zn से Zn++ बन रहा है। तो या फिर आप देखो 2 चीजें बोल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन में इधर दिखा दूं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन में इधर दिखा दूं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है, और जहां इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वो क्रिया होती है बेटा हमारी ऑक्सीकरण, उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है, उसको ऑक्सीकरण बोला जाता है। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिखाया है ये हमारे रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का एग्जांपल है, क्योंकि हम इस रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों देख रहे हैं। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा मैं उसी के आधार पर आपको बता रहा हूं। यहां पर क्या हो रहा है, Cu++ जो है बेटा ये बन रहा है Cu। कब बनेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन। और सेम अगर हम Zn से Zn++ की बात कर रहे हैं तो ये कब होने वाला है, जब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा या फिर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं तो बेटा इसको ऑक्सीडेशन बोला जाएगा, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन ये दोनों एक साथ होते हैं उसको कहा जाता है रिडॉक्स अभिक्रियाएं या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। सभी बच्चे इस पॉइंट को जल्दी से नोट कर लो जिन्होंने भी ये पॉइंट नोट नहीं किया है। छोटी छोटी चीजें हैं, देखो थोड़ा सा तो बेटा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने इसी वजह से कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि भाई ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो कोई पदार्थ हमारे पास वो परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, वो मैंने सारी चीजें आपको समझा दी भाई। CuSO4 क्या है, अणु है, ठीक है। अगर मैंने Na सिंगल लिखा है परमाणु है, इसके पर Na+ लगा दिया ये आयन है। तो परमाणुओं अणुओं या आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है ऑक्सीकरण, जो कि बेटा मैंने आपको यहां पर समझाया। ये हमारे पास सोडियम परमाणु है, इसने अपने अंदर से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, त्याग दिया। तो यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा उतने के बराबर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि आप यहां पर क्या देख रहे हो, Na+। Ca है, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं अपना अष्टक पूरा करने के लिए, तो ये क्या करता है, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ गया। He+ हीलियम है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसने एक और इलेक्ट्रॉन यहां पर मुक्त कर दिया, त्याग दिया, तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो ये क्या था, ऑक्सीकरण। फिर मैंने अपचयन में क्या बोला कि उसका उल्टा कर दो भाई, वहां पर अगर आप त्याग कर रहे हो तो यहां पर ग्रहण करो भाई, यही तो बोला बेटा। यहां पर भी वही हुआ, पदार्थों, परमाणुओं, अणुओं या आयनों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता है, करने का जो प्रक्रम है, उसको क्या कहा गया, अपचयन। परमाणुओं, अणुओं या आयनों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम या ग्रहण करने की क्षमता, उसको अपचयन कहते हैं। यहां पर Cl हमारे पास क्या है, एक एटम है, परमाणु है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, Cl- बन गया, ये आयन बन गया। यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। Cu++ है, आयन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और यहां पर Cu सॉलिड ठोस बन गया, परमाणु। यहां पर भी रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा है। ये पॉइंट्स क्लियर हुए सभी बच्चों को। उसके बाद बेटा मैंने बोला ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बोलो या फिर इनको रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है। जैसे मैंने इसका नाम आपको दोनों अलग अलग करके बताए, रिड ऑक्स, रिड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं या फिर वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन हमें दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं, उनको कहा जाता है रिडॉक्स अभिक्रियाएं या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं उनको बेटा कहा जाता है। और विद एग्जांपल मैंने आपको यहां पर समझाया कि Cu++ है प्लस Zn है, इज गिवन यू Zn++ प्लस Cu। तो Cu++ से आपका क्या बन रहा है, Cu, और Zn से क्या बनेगा, Zn++। जब आप Cu++ से Cu बनाओगे कब बनेगा, जब आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे।
तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है खत्म हो जाएंगे और Cu बन जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जा रहा है, ग्रहण। तो रिएक्शन हमारी कैसी हो गई, ऊपर के अकॉर्डिंग जो मैंने पीछे बताया अपचयन। अगर आप Zn से Zn++ बना रहे हो, या तो आप यहाँ लिखो कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, नेगेटिव, माइनस है प्लस नहीं है भाई, या फिर उल्टा कह सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आप इधर दिखाओगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, Zn से Zn++ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है, तो इसको कहा जाता है ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बार जल्दी से बोल दो कि सर हमको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। जल्दी से कमेंट करो जितने बच्चे हमारे लाइव हैं भाई। कोई भी बच्चा ऐसा मुझे ना दिख जाए जो कमेंट ना करे भाई। क्लियर है यहाँ तक? एक नोट पॉइंट यहां पर और डाल लीजिए सभी बच्चे, एक नोट पॉइंट डाल लीजिए। अब आपने रेडॉक्स अभिक्रिया देखी भाई अभी, ठीक है? तो यहां लिख लो रेडॉक्स अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, एक पदार्थ आपने देखा भाई त्याग रहा था या इलेक्ट्रॉन देता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन, अरे भाई इलेक्ट्रॉन लिखना है यार, इलेक्ट्रॉन देता है या त्यागता है उसको कहा जाता है बेटा अपचायक, ठीक है? उसे अपचायक कहते हैं। अपचायक पर अंडरलाइन कर लेना, ठीक है? वो प्रोसेस है ऑक्सीकरण अपचयन। और जो आप पदार्थ ले रहे हो ना, जैसे आपने Cu ले रखा है, ये पदार्थ कहलाएंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, टेंशन ना लो। अब उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे अपचायक कहते हैं। तथा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकारक या उपचायक कहते हैं, ठीक है? छोटी सी चीज है बट हमको समझनी है। अब देखो मैं यहां पर थोड़ा सा आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं कि हमारे पास ये कोई रिएक्शन है, Zn प्लस CuSO4 is given you ZnSO4 प्लस Cu। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, क्या कोई बच्चा मेरे को कमेंट करके बता सकता है भाई? क्योंकि ये जो हमने लिखी है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होगा, एक का अपचयन हो रहा होगा। अब आप कहोगे सर कैसे पहचाने, समझो बेटा। Zn से हमें क्या बनाना है, मान के चलिए ZnSO4, और यहां पर Cu से क्या बनेगा, CuSO4 से क्या बनेगा, Cu। तो यहां पर हमें Cu की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी और यहां पर हमें Zn की, ठीक है? यहां पर Zn से Zn की दिखाओगे और यहां पर Cu की दिखाओगे। बहुत सारे बच्चे शायद ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं जानते होंगे भाई, आई कैन अंडरस्टैंड। कितने बच्चे ऐसे हैं भाई जिन्होंने 11th में केमिस्ट्री पढ़ी है, मेरे को जल्दी से बता दो भाई। कितने बच्चे हमारे सुंदर से प्यारे से ऐसे हैं जो 11th में केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। और वीडियो को लाइक शेयर जल्दी से कर दो, बहुत कम बच्चे लाइव हैं भाई, जल्दी से करो। जल्दी से बताओ भाई। अगर आपको पता है तो बता दीजिए, कितने बच्चों ने 11th में भाई केमिस्ट्री पढ़ी है? जिन्होंने पढ़ी है कृपया करके वही कमेंट करें, ओके? सभी बच्चे कमेंट करने का प्रयास ना करें भाई। अगर पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो भाई कोई बात नहीं है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। तो देखो 11th मैंने पूरा का पूरा बेसिक है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट, इनके बारे में पूरा का पूरा ब्यौरा आपको दिया गया है भाई। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा सकूं, ठीक है? अगर नहीं पढ़े हो तो। और जल्दी से पहले लाइक कर दो हमारे सभी बच्चे, नहीं करोगे तो गलत बात है। बहुत कम लाइक्स हैं, मैं देख पा रहा हूं। अभी देखो 100+ बच्चे लाइव नहीं है, बताओ। इतना प्यारा सेशन चल रहा है और अभी भी हम 100+ बच्चे नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। सो सैड। चलिए बच्चा पार्टी, जिन्होंने नहीं पढ़ा बेटा कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है?
अब देखो जो परमाणु होते हैं ना उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। सिंगल एटम है, सिंगल परमाणु है, जैसे यहां पर देख सकते हो Zn सिंगल है, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। अब यहां पर मैं ZnSO4 का दिखाऊं तो मुझे जिसकी निकालनी होती है ऑक्सीडेशन नंबर उसको हम x मानते हैं, प्लस सल्फर का अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, +6 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है -2, 4 × -2 इज इक्वल टू हम लेते हैं 0, तो x + 6 4 दूनी 8 -8 इज इक्वल टू 0, माइनस का 8 है प्लस का 6 है, तो x - 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ रहा है, +2। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, Zn यहाँ पर कितना है, x बराबर 0 है, और यहाँ पर x बराबर कितना है, +2। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बेटा, ऑक्सीकरण संख्या में क्या है, ये वृद्धि है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उस क्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है Zn का ZnSO4 में, अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो भाई जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है उसे अपचायक, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसे ऑक्सीकारक कारक है भाई, ठीक है, उसे ऑक्सीकारक या उपचायक कहते हैं, ठीक है, यही तो पढ़ा आप लोगों ने। बट यहां पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है, याद रखना, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये जो Zn आप देख रहे हो ये हमारा क्या है, यहां पर अपचायक है। क्या है बच्चा, Zn हमारा क्या है, अपचायक है। प्रोसेस उसी तरीके का, ऑक्सीकरण समझ में आता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का प्रक्रम, यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इस क्रिया को भी ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर बेटा ऑक्सीकरण कहा जाता है। और एक ऑक्सीजन संयोग और हाइड्रोजन वियोजन के आधार पर भी हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन संयोग करती है उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऐसी क्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन संयोग करती है उसको अपचयन कहा जाता है। अगर आप सभी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो भाई कोई बात नहीं है, ठीक है, चलेगा। बट यहां पर बात हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर। सिमिलर बेटा हम लोग यहां पर करेंगे, Cu की निकालनी है, जिसकी निकालनी होती है वो मैंने आपको बता दिया है कि जिसकी भी निकालनी हो उसको आप x मानोगे, प्लस सल्फर का 6 होता है, प्लस 4 × -2 इज इक्वल टू 0, x + 6 4 दूनी 8 -8 इज इक्वल टू 0, या x - 2 इज इक्वल टू 0, या x बराबर कितना हो जाएगा, +2। और यहां पर क्या है, x बराबर खाली एटम है, x बराबर क्या होगा, 0। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर +2 है और यहां पर 0 हो गया, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है बच्चा पार्टी, कमी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी है तो ये क्रिया हमारी कैसी हो जाएगी बेटा, अपचयन। और क्रिया अपचयन है तो पदार्थ हमारा कैसा हो जाएगा, या तो आप लिख दोगे ऑक्सीकारक या फिर आप लिखोगे उपचायक, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर भी डिफाइन कर सकते हो कि ऐसे पदार्थ जिनमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, या ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है उसे ऑक्सीकरण, तथा ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है उसको अपचयन कहा जाता है। 3-4 डेफिनेशंस होती हैं बेटा इसकी जो 11th में आपको पढ़ाई जाती है, बट यहाँ पर 12th में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता दी है, इसका भी यूज़ नहीं है, बस इतना सा आपके सिलेबस में है, इतना सा जो ऊपर का मैंने बता दिया। ये फुल एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने बता दिया थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, क्योंकि अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर में बेटा ज़्यादा घुसूंगा तो मुझे सारे रूल्स बताने पड़ेंगे कि जितने भी एटम्स होते हैं सभी की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, जितने भी आयंस होते हैं उनके ऊपर जितनी भी पावर्स लगी होती हैं, जैसे मैंने Na+ दिखा दिया तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमारी +1 हो गई, अगर Cl- दिखा दिया तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गई। तो कोई भी तत्व है तो उसके ऊपर जितने भी आयन लगे हुए हैं उनकी जो संख्या होती है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। ज़्यादातर जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन संख्या है वो +1 ली जाती है, लेकिन पेरोक्साइडों में -1 होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, -2 होती है। OF2 में +2 होती है, ठीक है, OF2 में क्या होती है, +2 होती है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बेटा जो आप लोगों को सारे के सारे मुझे बताने पड़ेंगे अगर मैं इधर जाता हूं ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ, तो ठीक है ना। तो मैं इधर नहीं जाना चाहूंगा, हमको जो चाहिए था वो हमारे यहाँ पर कल्याण हो गया। हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा जानना था,
वही इलेक्ट्रॉन के त्यागने और ग्रहण करने के आधार पर। क्योंकि अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर जाएंगे बेटा तो फिर बहुत बड़ा टॉपिक हमारा ये हो जाएगा, और 11th में तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये मानता हूं, बट 12th में यार उतना टॉपिक नहीं है ये, तो मैं इधर ज़्यादा नहीं घुसने वाला, बस इतना सा आप एडजस्ट कर लो। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से बता दो, उतना बहुत है हमारे लिए भाई, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर ये नहीं आया है कोई बात नहीं, नीचे वाला चलेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं कि सर ये क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई इश्यू नहीं है। बताओ जल्दी से भाई, यहां तक क्लियर है? अगर मैं इसको आपके ऊपर वाले के आधार पर समझाऊं तो देखो कैसे लिखा जाएगा, इसी रिएक्शन को समझना। Zn है प्लस CuSO4 है इज गिवन यू ZnSO4 है प्लस Cu है, ठीक है। अब समझो Zn है तो Zn हमारा यहां पर Zn ही रहेगा, प्लस CuSO4 बन रहा है तो Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, ऐसे करके ये दोनों कॉम्बिनेट हुए हैं। सेम Zn प्लस प्लस CuSO4 माइनस माइनस, सॉरी SO4 माइनस माइनस और प्लस Cu, कुछ इस टाइप से जुड़े होंगे भाई। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर क्या बनाना भाई, Zn से ये बनाना है और Cu प्लस प्लस से ये बनाना है, यस और नो? जल्दी से बताओ, यही होने वाला बेटा। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो, Zn है, यहां पर Zn प्लस प्लस है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इधर साइड बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराऊंगा, मेरे को इधर करना है, इलेक्ट्रॉन यहां से त्यागने पड़ेंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाऊंगा तभी तो Zn के इक्वल होगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? लिखा जाएगा ना। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं भाई, मुक्त हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी, अभी जो हमने समझाया था, ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीकरण होगी ना, होगी। तो ये पदार्थ हमारा कैसा हो गया, अपचायक हो गया। अगर आप अपनी भाषा में समझना चाहते हो, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो चीजें बता रहा हूं। सेम बेटा यहां पर क्या है, Cu प्लस प्लस है और यहां पर Cu है, तो यहां पर क्या होगा, यहां 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, तब जाकर Cu प्लस प्लस से Cu आपका बनेगा। SO4 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, तो ये क्रिया हमारी कैसी हो जाएगी, यहां पर बेटा अपचयन हो जाएगी, और ये जो पदार्थ आपको दिख रहा था CuSO4 अब यहां पर कैसा हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। ऐसे करके समझ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टिपिकल टॉपिक थोड़ी ना है कि आपकी समझ में ना आएगा, थोड़ा समझने का प्रयास तो करो, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करके आप अपनी भाषा में समझ सकते हो, जो हमने आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। ऊपर वाली की तरह हो गया, इधर साइड जो मैंने बताया था कुछ इस टाइप से ही हमारा निकल के आ जाएगा वो वाला, ठीक है। चलिए, तो सभी बच्चे यहां तक देख लीजिए, ऑक्सीडेशन के आधार पर मैं सारी चीजें बता दी हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस किसे कहते हैं, वो सारा का सारा टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया है। आप सभी को समझ आया बेटा या नहीं आया? अगर थोड़ा बहुत डाउट हो ना तो मैंने जो बताया, वैसे डाउट वाला इतना बड़ा टॉपिक है नहीं कि आप इसमें डाउट करोगे। चलिए भाई, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। सभी बच्चे पहले लाइक कर दो बेटा, फिर हम इस टॉपिक की तरफ चलेंगे। कोलराउस का नियम, जिसका आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, मुझे पता है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। थोड़ा सा लाइक नहीं किए हो, कितने गंदे बच्चे हो बताओ, लाइक करने में भी कंजूसी करते हो यार तुम लोग। लाइक वाइक का पैसा वैसा देना पड़ता है तुम लोगों को, क्या है भाई ये बता दो, देना पड़ता है क्या? अरे नहीं यार, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चलिए डाल लीजिए कोलराउस का नियम, बहुत सिंपल सा है वैसे, अगर हम इसको समझेंगे, इसके अनुप्रयोग वी विल ट्राई कल डिस्कस करें, ठीक है। आज बस कोलराउस लॉ देख लो अच्छे से। अब देखो, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों के संबंध में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कोलराउस के नियम को, बट हमको थोड़ा सा इसको सही तरह समझना पड़ेगा बेटा कि कोलराउस का नियम आखिर होता क्या है। देखो, विद्युत अपघट्य के बारे में सभी बच्चे जानते हो, 2 तरह के हमारे विद्युत अपघट्य होते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जो पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। कोई भी जलीय विलयन लिया, उसमें अगर ये पूरी तरह से आयनों में डिवाइड हो गए, आयनों में वियोजित हो गए, तो उसको बोला जाता है पूर्णतया आयनित। लेकिन जो हमारे दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं वो पूर्णतया आयनित नहीं होते। तो ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते, उनको दुर्बल विद्युत अपघट्य कहा जाता है। और ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य। तो वैज्ञानिक कोलराउस ने इसी के आधार पर एक नियम प्यारा सा बनाया है भाई। अब आयन कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं, एक धनायन होगा, एक ऋणायन होगा। तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य का, कोई भी विद्युत अपघट्य है, उस विद्युत अपघट्य की या तो तुल्यांकी चालकता या फिर जो मोलर चालकता होगी
वो उनके अलग अलग आयनों के योग के, अब जैसे आपने NaCl ले रखा है, NaCl किस किस में डिवाइड होगा भाई? अगर मैं आपसे पूछूं NaCl को अगर आप जल में घोलते हो तो ये Na+ और Cl- आयनों में वियोजित होगा या नहीं होगा? यहां पर हमने ले रखा है NaCl और जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन है, तो यहां पर आपको Na+, Cl-, Na+, Cl- देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? जल्दी से बताओ भाई, यस और नो। नियम बहुत छोटा सा है, बहुत आसान है, आप आसानी से उसको समझ सकते हो। अगर मैंने इसी की जगह CuSO4 ले लिया भाई, अब ये किस किस में वियोजित होगा? तो ये Cu++ और प्लस SO4- में होगा या नहीं होगा? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको समझनी पड़ेंगी बेटा, तभी हमको ये सारी चीजें समझ में आती हैं। तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की जो तुल्यांकी चालकता होगी, ठीक है, लिख लीजिए चलो दोनों में डिफाइन कर दे रहा हूं मैं। इस नियम के अनुसार, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता जानते हो कि जो भी विलयन लिया जा रहा है वो कैसा है, उसकी तनुता कैसी है भाई? अनंत है, इन्फिनिट है, ठीक है। तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की, विद्युत अपघट्य सभी को पता है भाई, मैंने अभी समझा दिया था, NaCl हमारा क्या है? विद्युत अपघट्य है। किसी विद्युत अपघट्य की, विद्युत अपघट्य क्या हो? एक एक पॉइंट समझोगे तो सारी चीज समझ में आ जाएंगे बेटा। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, और मैंने आपको विद्युत अनपघट्य क्या होते हैं, ये सारी चीजें पहले इसलिए बताई थी कल वाले सेशन में कि आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ जाए, जो टॉपिक मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता, ये टॉपिक भी कल आएगा, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, क्योंकि कल वाले लेक्चर में ये जितनी भी चालकताएं होती हैं मैं वो सारा का सारा डिफाइन करने वाला हूं, चाहे वो विशिष्ट चालकता हो गई, मोलर चालकता हो गई, वो सारी चीजें, ठीक है। देख लो भाई, तुल्यांकी चालकता उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित, उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित, उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों की, धनायनों, बताओ धनायन और ऋणायन ही तो होते हैं या फिर कुछ और भी होता है? अगर हमने विद्युत अपघट्य ले रखा है, धनायन ऋणायन के सिवा आपको और भी कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। धनायनों तथा ऋणायनों की, बताओ इसके सिवा कुछ दिखेगा? धनायनों तथा ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के, या तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। अभी समझ आ जाएगा, टेंशन ना लो भाई, योग के बराबर होती है। अब मान के चलो कि हम तुल्यांकी चालकता को लैम्डा से यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, ठीक है, इन्फिनिटिव अनंत की बात कर रहा है, और इक्यू, इक्यू को मतलब जानते हो, इक्विवेलेंट, तुल्यांक। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको पता होगा, अगर थोड़े बहुत भी कम पढ़े लिखे हो भाई तो भी चल जाएगा। पढ़े लिखे तो होना सभी बच्चे भाई, बता दो एक बार जल्दी से कि सर हम पढ़े लिखे हैं, हम गंवार नहीं है। बताओ बेटा, पढ़े लिखे हो या नहीं हो? चलो होंगे, उम्मीद करता हूं। तो ये क्या है, जो विद्युत अपघट्य अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता, ये EQ लिखा हुआ है, इसका मतलब तुल्यांकी चालकता की बात कर रहा है। अब जो विद्युत अपघट्य बेटा आपने ले रखा है उसमें आपका धनायन भी होगा, उसमें आपका ऋणायन भी होगा। अब इन दोनों के सिवा कोई तीसरा आयन तो आप बनाने वाले तो हो नहीं, जल्दी से बताओ भाई, इनके सिवा भी आप कोई अलग आयन बना सकते हो या नहीं? नहीं बना पाओगे भाई। तो लैम्डा इन्फिनिटिव, ठीक है, EQ, और यहां पर हम अगर धनायन की बात कर रहे हैं बेटा, दो ही चीजें हैं हमारे पास, एक धनायन और एक ऋणायन है, तो यहां पर आप दिखा दोगे प्लस, प्लस लैम्डा EQ इन्फिनिटिव, और यहां पर आप दिखा दोगे माइनस। ये किसकी बात हो रही है यहां पर? ये बात हो रही है कोलराउस के नियम की। तो कोलराउस का नियम कहता है कि अनंत तनुता पर जो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता होगी, जो Na+ और Cl- अगर आपने ले रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, या फिर आपने ये ले रखा है, कोई भी आपने धनायन और ऋणायन ले रखे हैं, तो उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है।
ठीक है, ये तुल्यांकी चालकता की फॉर्म में निकल के आ गया। अब आप कहोगे सर हमें तो मोलर चालकता की फॉर्म में चाहिए था, तो जहां जहां बेटा तुल्यांकी चालकता बोला है वहां वहां आप मोलर चालकता लिखोगे, तो मोलर चालकता के लिए भी हमारा यही बन जाएगा। ठीक है, यही बन जाएगा, बिल्कुल सिमिलर, थोड़ा सा बस वहां पर चेंज आ जाएगा, ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो यही लिखोगे, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मोलर चालकता वहां पर क्या था, तुल्यांकी चालकता, उस विद्युत अपघट्य के, उस विद्युत अपघट्य में, उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन की मोलर चालकताओं के, मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। तो ऊपर वाले में और नीचे वाले में अंतर आपने क्या देखा कि ऊपर बस तुल्यांकी चालकता है, यहां पर हमने मोलर चालकता लिखा है। तो वही लैम्डा इन्फिनिटिव अनंत तनुता पर, यहां पर आप m ले लोगे। अब m का मतलब यहां पर क्या बेटा, यहां पर m का मतलब है मोलर चालकता है, इज इक्वल टू या इज गिवन यू लैम्डा m। और एक और चीज आप यहां पर आगे लगा लेना, n प्लस या n माइनस। n प्लस n माइनस का मतलब क्या है, जैसे यहां पर आप देख रहे हो इनके ऊपर कितने कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, एक पर एक पॉजिटिव चार्ज, इस पर एक नेगेटिव चार्ज, यहां पर कितने, दो। तो यहां पर n प्लस क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस पर कितने पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयंस लगे हुए हैं, वो हमारा n प्लस हो जाएगा। यहाँ पर वो बच्चा पार्टी हमारा क्या हो जाएगा, n प्लस हो जाएगा। इस चीज को सभी बच्चे याद रखना, ठीक है ना। n प्लस लैम्डा m इन्फिनिटिव, और यहां पर आप लिख दोगे प्लस प्लस n माइनस लैम्डा m इन्फिनिटिव, और यहां पर आप लिख दोगे माइनस। ये आप एक फॉर्मूला बना लीजिए। n प्लस हमारे यहां पर क्या है, n प्लस है धनायन की संख्या, जितने धनायंस होंगे, जैसे आप यहां पर दो ले रहे हो तो यहां पर आपको दो दिखाना पड़ेगा, उधर माइनस दो तो यहां पर आपको माइनस दो लेना पड़ेगा, धनायन की संख्या। और n माइनस क्या है हमारे पास, ऋणायन की संख्या है। n माइनस हमारे पास क्या है, ऋणायन की संख्या है। ठीक है, तो दोनों अगर हम देखेंगे तो तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता बिल्कुल डेफिनेशन सिमिलर हैं कोलराउस लॉ की। कोलराउस के नियम में आपको अंतर देखने को मिला भाई, दोनों डेफिनेशंस में नहीं मिला। क्या कहती है कि अनंत तनुता पर कोई भी विद्युत अपघट्य होगा, उसकी तुल्यांकी चालकता या फिर जो मोलर चालकता होगी वो उनके अलग अलग, अब जो आपने विद्युत अपघट्य ले रखा है जल में आप जैसे ही डालोगे वो आयनों में टूट जाएगा, वो धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा। तो धनायन एवं ऋणायन की अब धनायन की तुल्यांकी चालकता होगी, धनायन की ऋणायन की तुल्यांकी चालकता होगी, तो उनकी अलग अलग चालकताओं के योग के बराबर होती है उस विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता या फिर मोलर चालकता, जो कि हमने यहां पर दिखा दिया है। कुछ इस टाइप से आप तुल्यांकी चालकता वाला दिखा सकते हो और कुछ इस टाइप से आप मोलर चालकता वाला दिखा दोगे। एक बार देख लो सभी बच्चे जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है भाई, बहुत ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है कि आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। पहले देख लो सभी बच्चे जल्दी से, इसकी फिर हम अनुप्रयोग भी डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, तो एक बार जल्दी से देख लो, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है भाई और सारे टॉपिक्स हम लोगों को क्लियर भी करने हैं। ओके, थोड़ा सा टाइम लेगा ये चैप्टर। कल हम जितनी भी चालकताएं हैं, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, ये सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं भाई। तो कल भी आप सभी को टाइम से सेशन में आ जाना है, सभी बच्चे टाइम से आ जाया करो सेशंस में, और मैं कल इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको कराऊंगा। ठीक है, कैसे हमसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछेगा कोलराउस लॉ के ऊपर, वो भी हम कल के सेशन में बच्चा पार्टी डिस्कस करेंगे। ओके, सारी चीजें समझ आ जाएंगी, टेंशन ना लिया करो, बस थोड़ी सी मेहनत किया करो, जो कि आप करना नहीं चाहते हो। ओके बच्चा, किया करो, अच्छी बात है। चलिए भाई, ठीक है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो।
एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा तो मेहनत बेटा करना पड़ेगा, ठीक है। और कल मैंने क्या बोला है, सभी चालकताओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी ने नोट कर लिया होगा, इसमें कोई डाउट है, परेशानी है तो कमेंट कर देना, वैसे इसमें है नहीं। और कल हम ये तुल्यांकी चालकता क्या होती है, ये मोलर चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता तो आप फिजिक्स में पढ़ लियो, तो सिमिलर टाइप का ही आपका विशिष्ट चालकता, थोड़ा बहुत अंतर होएगा तो वो हम बता देंगे। और कल हम कोलराउस के नियम के कुछ अनुप्रयोग होते हैं जिसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी कल के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप आज मैंने आपको जो पढ़ाई है इनको आप प्रैक्टिस करना, तो सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है बेटा, आप कमेंट करके हमें बता देना। और एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करना। कोई डाउट रहता, परेशानी रहती है तो हमें कमेंट कर देना।